Hello everyone, this is lecture number 9 of biochemistry, first semester. Course title is Biomolecules. So today we will discuss about denaturation of protein and renaturation. तो आज हम देखते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है और प्रोटीन रीनेचुरेशन क्या होता है। तो वो आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं डीनेचुरेशन होता क्या है। डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए प्रोटीन लॉसेस इट्स नेटिव शेप ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ वीक केमिकल बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस, देयरबाय बिकमिंग बायोलॉजिकली इनएक्टिव। डीनेचुरेशन क्या है? एक प्रोसेस है इन विच उसमें क्या होता है, ए प्रोटीन लॉस इट्स नेटिव शेप। प्रोटीन का एक नेटिव शेप यानी कि एक 3D स्ट्रक्चर होता है, वो लॉस हो जाता है और ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ वीक केमिकल बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसका बॉन्ड का जब डिग्रेडेशन करते हैं या इंटरेक्शंस का डिग्रेडेशन करते हैं वीक, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बहुत सारा बॉन्ड्स और इंटरेक्शंस होता है। जब हम उसका डिस्ट्रप्शन करते हैं यानी डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं रहता है और उसकी वजह से क्या होता है, वो दे बिकम बायोलॉजिकली इनएक्टिव यानी कि वो काम नहीं करते। क्योंकि प्रोटीन का एक फंक्शन होता है, तो ये डीनेचुरेशन के बाद प्रोटीन का क्या होता है, फंक्शन लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन लिखा है। नॉर्मल प्रोटीन मीन्स इसका प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर, नेटिव स्ट्रक्चर है। जब हम डीनेचुरेशन करते हैं तो क्या होता है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, वो लॉस कर जाता है। तो डीनेचर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पूरा खुला खुला होता है। आप एक चीज़ याद रखना, डीनेचुरेशन करने पे हम जो भी सेकेंडरी टर्शरी में बॉन्डिंग होता है वो उसको तोड़ते हैं, ना कि हम पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ते हम इसमें, ठीक है। डीनेचुरेशन में हम पेप्टाइड बॉन्ड को इंटैक्ट ही रखते हैं। बाकी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उसका डिस्ट्रप्शन करना, वो क्या हुआ, एक काइंड ऑफ डीनेचुरेशन हुआ, ठीक है। तो डीनेचुरेशन करने के बाद क्या हो जाता है, एक खुल जाता है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा केसेस है जिसमें रीनेचुरेशन हो सकता है। रीनेचुरेशन मीन्स जो डीनेचर प्रोटीन है वो खुद अपने आप असेंबल होके फिर से नॉर्मल प्रोटीन के शेप का स्ट्रक्चर अटेन कर सकता है और एक्टिविटी जो होता है वो रीगेन कर सकता है। तो डीनेचुरेशन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है, यानी कि हम डीनेचुरेशन को कुछ कुछ प्रोटीन्स का हम डीनेचर करने के बाद रीनेचर भी कर सकता है, यानी कि रिवर्सिबल। कुछ कुछ ऐसा प्रोटीन होता है जो डीनेचुरेशन करने के बाद वो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हैं एक्टिव प्रोटीन है। यहाँ पे एक्टिव प्रोटीन्स मीन्स उसका प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब इसका डीनेचुरेशन करते हैं तो उसका इनएक्टिव हो जाता है प्रोटीन, ठीक है। तो नो रिकन्फिग्रेशन, तो इस प्रोटीन का फिर से रिकन्फिग्रेशन नहीं हो सकता, यानी कि ये परमानेंटली डीनेचर है, यानी कि ये दिस इज इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन है ये वाला। डीनेचुरेशन कौन सा था, इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। एग्जाम्पल क्या है, फ्राइड एग। जब हम अंडे को फ्राई करते हैं या बॉयल करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो प्रोटीन होता है जैसे कि एल्ब्यूमिन, उसका क्या होता है, परमानेंटली डीनेचर हो जाता है। अब ऐसा कि नहीं कि जो अंडा हमें पहले था वो हम फिर से योक के शेप में ला सकते हैं, ऐसा कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये काइंड ऑफ परमानेंटली डीनेचुरेशन है, ठीक है, यानी कि इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। अब सेकेंड में क्या है, एक्टिव प्रोटीन है। अगर हम उसका डीनेचुरेशन करते हैं तो फिर इनएक्टिव होता है। और अगर उसके बाद अगर हम कुछ कंडीशंस दे उस इनएक्टिव प्रोटीन को, तो वो क्या हो सकता है, रिकन्फिग्रेशन, यानी कि उसका शेप फिर से अटेन कर सकता है। तो ये क्या हुआ, टेम्परेली डीनेचर। तो क्या हुआ, ये वाला टेम्परेली डीनेचर हुआ। एग्जाम्पल क्या है कि वार्म मिल्क, अगर हम दूध को वार्म करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो प्रोटीन्स होता है कुछ कुछ, जैसे कि मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, केजिन होता है। तो जब हम वार्म करते हैं तो उसका 3D स्ट्रक्चर तो नहीं रहता है दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है। जब हम उसका दूध को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो रीगेन हो सकता है। तो क्या हुआ, ये रिवर्सिबल डीनेचुरेशन है। ये जो डीनेचुरेशन था वो रिवर्सिबल डीनेचुरेशन है, ठीक है। प्रोटीन डीनेचर हो सकता है या रीनेचर हो सकता है, वो कैसे पता चला, एक अर्ली एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम पे। तो क्या किया,
8 मोलर यूरिया और बीटा मैक्रोप्टो इथेनॉल को उसके साथ ट्रीट किया गया था उस एंजाइम को। तो क्या हुआ, यूरिया क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और बीटा मैक्रोन डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उस दोनों, ये क्या है, डीनेचरिंग एजेंट है ये दोनों। ये डालने पर क्या हुआ, राइबोन्यूक्लियस जो एंजाइम उसका जो 3D स्ट्रक्चर था, एक प्रॉपर नेटिव शेप था, वो तो नहीं रहा, डीनेचर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर हाइड्राइल ग्रुप इन द एब्सेंस ऑफ यूरिया एंड मेथन। तो इसमें यूरिया और जब बीटा मैक्रोइथेनॉल दोनों नहीं था जब कंडीशंस में, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर हाइड्रल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, जो भी सारा बॉन्ड है वो बन गया। और क्या हुआ, नेटिव जो शेप था, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो शेप था प्रोटीन का, वो रीगेन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, सिर्फ यूरिया को रखा था उसमें रिएक्शंस में, और ऑक्सीडेशन होने दिया सल्फर हाइड्रल ग्रुप का। तो क्या हुआ, स्क्रैम्बल राइबोन्यूक्लियस, स्क्रैम्बल मीन्स पार्शियली नेटिव स्टेट मिल गया प्रोटीन का, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कुछ कुछ बॉन्ड है, कुछ कुछ नहीं है, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें यूरिया प्रेजेंट था। यूरिया का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तो ब्रेक करेगा यूरिया के प्रेजेंस में, पर डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है बीटा मैक्रोप्टेनॉल इसमें एब्सेंट है। तो इसीलिए क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, और इसीलिए पार्शियली नेटिव शेप जो रीगेन होगा, ठीक है। तो ये स्क्रैम्बल राइबोन्यूक्लियस। तो ये काइंड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट था कि प्रोटीन डीनेचर और रीनेचर हो सकता है, ये वाला एक अर्ली एक्सपेरिमेंट था। अब हम देखते हैं डीनेचुरेशन एजेंट्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे डीनेचुरेशन एजेंट्स हो सकता है कि जो कि प्रोटीन्स को डीनेचर करता है, ठीक है। देयर आर वेरियस एजेंट्स विच इंक्लूड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, विच कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें हम ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स में। फिजिकल एजेंट्स में क्या है, हीट, वायलेंट शेकिंग और एजिटेशन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यूवी रेडिएशन। और केमिकल एजेंट्स में क्या क्या है, एसिड्स एंड अल्कलाइज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स, डिटर्जेंट्स, ऑल्टर्ड पीएच, क्योट्रोपिक एजेंट्स। तो हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहले हम फिजिकल एजेंट्स का डिस्कशन करते हैं। फिजिकल एजेंट्स में डीनेचुरेशन बाय हीट कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हैं। मोस्ट प्रोटीन कैन बी डीनेचर बाय हीट। जितने भी मोस्ट प्रोटीन्स हैं, जितने भी मोस्ट प्रोटीन्स, वो सब हीट के थ्रू डीनेचर कर सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। विच अफेक्ट्स द वीक इंटरेक्शंस इन प्रोटीन। प्रोटीन में किसको इफेक्ट करेगा, हीट का। जब हम हीट करते हैं प्रोटीन को, तो उसका वीक इंटरेक्शंस होता है, वीक इंटरेक्शंस होता है प्रोटीन में, जैसे कि हाइड्रोजन, मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ही इफेक्ट करते हैं। तो कम्प्लेक्स मैनर में उस वीक इंटरेक्शंस को इफेक्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं हीट करने पे, ठीक है। इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज स्लोली, अगर हम टेम्परेचर को स्लोली इंक्रीज करें, ए प्रोटीन कन्फॉर्मेशन जनरली रिमेन्स इंटैक्ट। जैसे कि अगर कुछ हद तक तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, remains intact until an abrupt loss of structure and functions occurs over a narrow temperature range। कुछ ऐसा टेम्परेचर रेंज आता है, एक नैरो रेंज का टेम्परेचर रेंज आता है, मान लो कि 35 से लेके 37 तक डिग्री सेल्सियस तक। तो उसमें क्या होता है कि जब वो टेम्परेचर रेंज में आ जाता है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर एकदम से लॉस हो जाता है और फंक्शन भी एकदम से लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक अल्फा हेलिकल प्रोटीन से सॉल्यूशन में अगर इसको हम हीट करें तो क्या होता है, वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है। उसका हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं रहता है। और अगर हम उसको फर्दर हीट करें तो क्या होता है, कोगुलेटेड प्रोटीन्स का कोगुलेशंस होता है। ड्यूरिंग कुकिंग दिस स्ट्रेस causes denaturation which is typically as heat and ultimately proteins get coagulated। एग्जाम्पल है एग बॉयलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन बाय वायलेंट शेकिंग और एजिटेशन। अगर हम किसी प्रोटीन को अगर वायलेंटली शेक करें या एजिटेशन ही क्या होता है, शेकिंग होता है, तो करें तो क्या होता है, कुछ कुछ प्रोटीन डीनेचर हो सकता है।
एजिटेशन ऑल्सो डीनेचर्स प्रोटीन। एजिटेशन क्या कर सकता है, प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं। वी सी दिस क्लियरली इन द विपिंग ऑफ एग वाइट्स। अगर हम एग वाइट्स को अगर हम काफ़ी देर तक अगर हम शेक करते रहे तो फिर क्या होता है, वो जो क्या होता है, एग का क्या होता है, एक फ्रोथ टाइप का बन जाता है। उसमें क्या होता है, मतलब उसमें जो प्रोटीन था, कुछ कुछ प्रोटीन डीनेचर हो गया, ठीक है। The constant churning of milk or cream creates foam from various protein which also cause denaturation. अगर हम दूध को भी वैसे देर तक हिलाए या क्रीम, व्हिपिंग ऑफ क्रीम आपने देखा होगा, तो क्या होता है, उसमें एक फोम जाग बन जाता है। उससे क्या होता है कि जितने सारे बहुत सारे प्रोटीन्स होता है जो प्रोटीन मिल्क और क्रीम में, उनका क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। Denaturation of milk protein occurs during whipping or beating of ice cream mix during ice cream manufacturing. सेम लिखा है। अब हम देखते हैं डीनेचुरेशन बाय प्रेशर। प्रेशर से कैसे प्रोटीन डीनेचुरेशन हो सकता है। प्रोटीन्स अंडरगो डिसोसिएशन एंड अनफोल्डिंग बाय हाई प्रेशर मोस्टली बिकॉज द फाइनल स्टेज आर मोर हाइड्रेटेड। क्या होता है कि प्रोटीन्स डीनेचर हो सकता है कैसे, जब हम एक बहुत ज़्यादा प्रेशर दे। मान लो ये वाला प्रोटीन है, ठीक है, मान लो ऐसे कुछ प्रोटीन है, तो अगर हम क्या करें, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दें, इस प्रोटीन को, प्रोटीन तो किसी सॉल्यूशन में पड़ा होगा, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दें तो क्या होगा, सराउंडिंग वाला वाटर अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल स्टेट होगा प्रोटीन का, आर मोर हाइड्रेटेड, इसके अंदर और ज़्यादा पानी होगा, ठीक है। For typical cases of protein denutrition, pressure will shift the equilibrium of the reactants. ये क्या है, प्रोटीन का नेटिव स्टेट है, प्लस हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का दोनों का क्या होगा, जब हम प्रेशर देते तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा, नेटिव स्टेट और वाटर का। तो क्या होता है कि प्रोटीन डीनेचर और प्लस उसमें बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा होगा, ठीक है। Where Pn and Pd are native and denature proteins. तो मान लो ये वाला होगा प्रोटीन, और जब हम इस वाटर ऐड करते हैं तो इसका ये वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता, ऐसा ऐसा कुछ मान लो ऐसा कुछ, क्योंकि इसमें अंदर बहुत ज़्यादा H2 है। तो जो नेचुरल स्ट्रक्चर था, नेटिव स्ट्रक्चर था, वो नहीं रहा, ये डीनेचर स्टेट बन गया, ठीक है। डीनेचुरेशन बाय रेडिएशन। रेडिएशन से कैसे डीनेचुरेशन हो सकता है। यूवी रेडिएशन सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब यूवी रेडिएशन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी देता है प्रोटीन को, causing their atoms to vibrate more rapidly and disrupting the relatively weak hydrogen bonding. तो क्या कहते हैं, एटम्स को वाइब्रेट करवाते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने पर क्या होता है, वो एटम्स वाइब्रेट कर जाते हैं, प्रोटीन्स का एटम्स होता है वो वाइब्रेट कर जाता है, और उससे क्या होता है कि रिलेटिवली जो भी वीक बॉन्ड्स होगा, इंटरेक्शंस होगा, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिस्पर्जन फोर्सेस, उनका क्या होगा, डिसरप्शन होगा, उनका ब्रेकडाउन होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक दो एटम है, ठीक है, हम यूवी दे रहे हैं, अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, तो अगर इनका अगर हम यूवी दे तो क्या होगा, एटम का वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन मीन्स ये दोनों वाइब्रेट कर जाएगा और ये दोनों में जो भी बॉन्ड था वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये है यूवी लाइट, एनर्जी दे रहा है, यूवी एनर्जी, तो क्या हो रहा है, नेटिव प्रोटीन का रैपिड अनफोल्डिंग होता है, तो हमें फाइनली क्या मिलता है, डीनेचर प्रोटीन, ठीक है। अब हम केमिकल एजेंट्स डिस्कस करते हैं, क्या क्या होता है केमिकल एजेंट्स। पहले हम देखते हैं डीनेचुरेशन बाय एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस कैसे डीनेचर करते हैं वो देखते हैं। एसिड एंड बेसिस डिस्टर्ब सॉल्ट ब्रिजेस। एसिड एंड बेसिस क्या डिस्टर्ब करता है, सॉल्ट ब्रिजेस को करते हैं हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक चार्जेस। आयनिक चार्जेस जो हेल्ड करके रखता है उनको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, एसिड एंड बेस। Double displacement reaction occurs where positive and negative ions in the salt change partner with the positive negatives in the new acid and bases new acid or base added. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होता है सोल्स में, तो चेंज पार्टनर, तो जो एसिड और बेस का पॉजिटिव उसके साथ क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
दिस रिएक्शन ऑकर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। वेयर एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस कॉज कार्टलिंग ऑफ द मिल्क। तो जहाँ पे मिल्क का कार्टलिंग, दही बनना या कोगुलेशंस होना, वो जब हम मिल्क पीते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, वहाँ पे क्या है? गैस्ट्रिक जूसेस है जो कि एसिडिक होता है, तो वहाँ पे ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलता है। ठीक है। एसिडिक प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन डीनेचुरेशंस में क्या क्या आता है? एसिटिक एसिड आता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आता है 12% इन वाटर, एंड सल्फोसैलिसाइक्लिक एसिड आता है। और बेसिक प्रोटीन डीनेचुरेंट में क्या आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, एग्जांपल्स के लिए। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैसे प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या होता है? जैसे कि अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, डाइथिल ईथर हो गया। तो एज ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। प्रोटीन कैन ऑल्सो बी डीनेचर बाय यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, डाइथिल ईथर, एक्सेट्रा। दिस एडिड अल्कोहल डिस्टर्ब हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या करता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या करवाता है? जो भी प्रोटीन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, एंड न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म इंस्टेड बिटवीन द न्यू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोटीन साइड चेन्स। तो क्या होता है कि खुद उसको डिस्टर्ब तो करते हैं, प्रोटीन्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब तो करते हैं, और खुद ही क्या बना लेता है? एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है प्रोटीन साइड चेन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या है? यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, दोनों के बीच में साइड चेन्स में क्या बन रहा है? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। अब जब हम डीनेचर कर रहे हैं अल्कोहल से, यहाँ पे CH3 CH2 OH क्या है? एक अल्कोहल है, यहाँ पी भी है सेम CH3 CH2 OH अभी अल्कोहल है। तो ये क्या करता है? इन दोनों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक तो करता है और खुद ही क्या बना लेता है? अमाइनो एसिड के साइड चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नया हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे भी नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक करने पर क्या होता है? प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होने पर क्या होता है? वो प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं रहता है, तो डीनेचर हो गया। ठीक है। डीनेचुरेशन बाय सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का सॉल्ट्स भी डीनेचर करता है प्रोटीन्स को। तो देखते हैं एक बाय एक, वन बाय वन। The heavy metal salts usually contain Hg2+, Pb2+, Ag1+, titanium1+, cadmium2+, and other metal ions with high atomic weights. Since salts are ionic in nature, they disrupt salt bridges in proteins. तो क्या होता है कि सॉल्ट्स क्या होता है? आयनिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या को डिस्टर्ब करता है? सॉल्ट ब्रिजेस, प्रोटीन में जो भी सॉल्ट ब्रिजेस होता है उनको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट विद अ प्रोटीन यूजुअली लीड्स टू इनसॉल्युबल मेटल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जब रिएक्शंस होता है हैवी मेटल सॉल्ट्स का और प्रोटीन का रिएक्शंस होता है तो अक्सर क्या बनता है? लीड्स टू इनसॉल्युबल मेटल प्रोटीन सॉल्ट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट प्रोटीन्स इन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। तो ये क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। यहाँ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज टू प्रिवेंट गोनोरिया इन्फेक्शन इन द आईज ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। सिल्वर नाइट्रेट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शंस। ठीक है। Heavy metals may also disrupt disulfide bonds because of their higher affinity and attraction for sulfur and will also lead to the denaturation protein. अब heavy metals क्या कर सकते हैं कि disulfide bonds को भी break कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका high affinity होता है किसके साथ? sulfur के साथ, जिससे भी प्रोटीन का denaturation हो सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं pH कैसे प्रोटीन को डीनेचुराइज करता है, डीनेचर करता है। There are ionizable groups in the individual amino acids. तो अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? कुछ कुछ ग्रुप्स होता है जो कि आयनाइजेबल भी हो सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है। द रेट एट विच दे आयनाइज डिपेंड्स ऑन द ग्रुप एंड द पीएच। तो कितने स्पीड से वो आयनाइज होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? पहले तो खुद ही ग्रुप पे, और दूसरा पीएच पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अगर लो पीएच, यानी कि लो पीएच का मतलब क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जबकि बहुत ज़्यादा H+H+ होगा, उससे क्या होगा? विल रिजल्ट इन मोर ग्रुप्स बीइंग प्रोटोनेटेड। तो उस क्या होगा? उस प्रोटीन में ज़्यादा
आयनिजनेबल ग्रुप्स क्या होता है उस पे जैसे कि मान लो COO नेगेटिव है, तो CO नेगेटिव पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, CO नेगेटिव पे H+ लग जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा वो वाला ग्रुप। तो ऐसे ही प्रोटोनेटेड हो सकता है, यानी प्रोटोन लग सकता है ऐसे ग्रुप्स पे, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप्स, aspartic acid, glutamic acid, carboxyl terminus and phenolic groups are uncharged when protonated। जब क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप्स होता है COO वाला, और फिनोलिक ग्रुप भी हो सकता है अमीनो एसिड्स में, वो क्या हो जाता है, अनचार्ज होता है। जब प्रोटोन लगता है तो वो क्या हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिल्स का हमने पहले भी डिस्कस किया था। कार्बो कार्बोक्सिल का हमने पहले भी कहा था, अगर CO नेगेटिव होगा तो जब बहुत ज़्यादा H+ होगा तो क्या होगा, COOH, प्रोटोन कार्बोक्सिल का प्रोटोनेशन होगा, यानी कि H+ लग जाएगा उस पे, यानी कि क्या H+ लग जाएगा उस पे, और क्या होगा, अनचार्ज हो जाएगा, ठीक है, अनचार्ज। नाइट्रोजन ग्रुप्स amine on lysines, guanidine of arginine and imidazole in histidines are charged। तो अमाइन जो ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, NH2 होगा, तो इसका जब प्रोटोनेशंस होता है, यानी कि इसका प्रोटोनेशन, तो ये चार्ज, दे बिकम चार्ज, यानी कि उसके ऊपर चार्ज आता है, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इसके ऊपर चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे चार्ज हो जाते हैं। चार्ज, तो चार्ज होने पे क्या होता है, तो चार्ज ग्रुप विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ, जो भी चार्ज होगा, चार्ज मॉलिक्यूल्स यूजुअली, चार्ज ग्रुप क्या होता है यूजुअली, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, तो इसीलिए सरफेस की तरफ जाना पसंद करता है। और जो अनचार्ज हो जाता है, जो भी ग्रुप अनचार्ज हो, वो टेंड टू मूव इनवर्ड्स। तो इसीलिए प्रोटीन का जो भी नेटिव स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ वहाँ हो जाता है, तो इसीलिए प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए डीनेचुरेशन होता है, ठीक है। समझ आया पीएच का कैसे हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्जेंट्स कैसे डीनेचर करता है प्रोटीन्स को। डिटर्जेंट्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक मतलब हैविंग बोथ हाइड्रोफोबिक साइट एंड हाइड्रोफिलिक साइट। इसके पास क्या होता है, बोथ हाइड्रोफोबिक साइट और हाइड्रोफिलिक साइट होता है, ठीक है, डिटर्जेंट के पास। प्रोटीन के पास भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक साइट्स होते हैं, तो इसीलिए डिटर्जेंट इज अट्रैक्टेड टू दिस एंड फोर्स द प्रोटीन अपार्ट। तो क्या होता है, डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, और प्रोटीन का हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों इंटरेक्शंस होता है, तो क्या होता है, प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन्स का इंटरेक्शंस होने के, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, नेटिव स्ट्रक्चर, वो नहीं रहता है, क्योंकि वो इंटरेक्शन की वजह से प्रोटीन का शेप बिगड़ जाता है, ठीक है। A protein's 3D structure is partially created by hydrophobic and hydrophilic interactions to itself. The detergent substitute this self bonding with detergent amino acid bonding। तो क्या होता है कि प्रोटीन, कुछ हद तक प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन की वजह से भी बन जाता है। पर क्या होता है कि जब डिटर्जेंट क्या कर लेता है, सब्सटीट्यूट दिस सेल्फ बॉन्डिंग, ये जो सेल्फ बॉन्डिंग है उसको सब्सटीट्यूट कर लेता है, किससे, डिटर्जेंट और अमीनो एसिड बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगाड़ सकता है। फर्दरमोर डिटर्जेंट इज ए सॉल्ट। डिटर्जेंट होता क्या है, सॉल्ट भी होता है। तो क्या करता है, ब्रेक्स अप पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस ऑफ द 3D शेप एज वेल एंड डीनेचर द प्रोटीन। तो क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शंस जो होता है, प्लस माइनस इंटरेक्शंस होता है प्रोटीन में, वो भी ब्रेक करता है, तो इसीलिए भी प्रोटीन डीनेचर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैसे डिटर्जेंट डीनेचर करता है प्रोटीन को, ठीक है। अब हम लास्ट में देखते हैं क्योट्रोपिक एजेंट्स कैसे डीनेचर करता है। तो क्योट्रोपिक सोल्यूट्स क्या होता है, डिक्रीज नेट हाइड्रोफोबिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक रीजन्स बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डरिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट टू द प्रोटीन। तो क्योट्रोपिक सोल्यूट्स क्या होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जो भी हाइड्रोफोबिक रीजन होता है प्रोटीन का, वो क्लस्टर इनसाइड हो जाता है। तो जो नेट हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होता है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योट्रोपिक सॉल्यूट्स।
बिकॉज ऑफ डिसऑर्डरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट टू द प्रोटीन। जो एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके साथ क्या करता है वो, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को डिसऑर्डरिंग करता है, ठीक है। जो प्रोटीन के साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका डिसऑर्डर करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, दिस सॉल्युबल्स द हाइड्रोफोबिक रीजन इन द सॉल्यूशन। तो क्या होता है कि जो भी हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वो एक्सपोज कर जाता है वाटर के साइड में, ठीक है। तो देयर बाय डीनेचरिंग द प्रोटीन, तो इसीलिए प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। क्योट्रोपिक एजेंट्स क्या क्या है, यूरिया, गोनेजियम क्लोराइड, लिथियम परक्लोराइड एग्जांपल्स है क्योट्रोपिक एजेंट्स का।